बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुशामदीद कहेंगे। ये है इमरान हसन। अच्छा, इतना लंबा गुड मॉर्निंग ऐसे कहती है जिसे 6 महीने के बाद आई है। तो भाई ऐसे ही आए हैं। खैर, मैं हूँ इमरान हसन, बस काफी है। बता दिया था मैंने, तो इसीलिए मैंने कहा ये काफी है। ये पहले कुछ ढूंढ। ये है अरबला हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आपकी सुबह का आगाज हमारी तरह नहीं हुआ है, बड़े सलूक से हुआ है, प्यार मोहब्बत से हुआ है, मुस्कुराहट से हुआ है और एक अच्छे नोट के ऊपर हुआ है मे बी। अच्छा, बड़ा जरूरी होता है सुबह सुबह। कुछ लोग इतने ज्यादा वियर्ड मूड के साथ घर से निकलते हैं। भाई, घर में जब आप रहते हैं तो कोशिश करें कि जहां से आप जा रहे हैं और जहां पे आप जा रहे हैं दोनों जगहों के ऊपर, यानी कि अपनी वर्क प्लेस पे, घर पे अच्छा पॉजिटिव इंपैक्ट छोड़ के जाएं। लोग ये ना करें कि शुक्र है चला गया है और देखने वाले कहें ये कौन आ गया। आजकल हमारे वियर्ड मूड की एक वजह ये है कि इमरान को सुबह भी देखना है, मुझे शाम को भी देखना है। फीलिंग्स आर म्यूचुअल। और ये सिर्फ ये देखना सिर्फ हम दोनों तक महदूद नहीं है, पूरी टीम पे ही है। हम सब एक दूसरे को देख देख के आज हम शुक्र कर रहे थे कि आज हम शाम को। अच्छा, खैर, इस पूरे देखने का कल नतीजा निकला फाइनली। अरबला हसन बहुत खुश तो नहीं होंगी। मैं क्यों होंगी, आप लोग ही कर रहे थे। Aussies had made it to the final first and then they have made themselves as world T20 champions. कल पहली दफा in the history they have changed the history. मैक्सवेल इन 11 उन्होंने कल T20 वर्ल्ड कप जीत लिया। दो के एक बहुत यकतरफा मुकाबला हुआ और हम यही बात करें कि सच अ बोरिंग फाइनल। तो साबित ये हुआ कि कम से कम एक टीम, चाहे वो पाकिस्तान हो, इंडिया हो, एशियन, एक टीम होनी चाहिए फाइनल के अंदर, ताकि थोड़ा मजा तो आए, थोड़ा शौक रहे। अच्छा, वर्ल्ड कप तो जीते ऑस्ट्रेलियंस, वो तो मतलब ठीक है, लेकिन जो आफ्टर जो सेलिब्रेशन टीम की, उसकी कुछ वीडियोस मैंने सुबह देखी जो मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। अच्छा, वो जो जूते के अंदर कुछ जूते के अंदर दे वर हैविंग अ ड्रिंक और वो जूते के अंदर डाल रहे थे। मे बी ये कोई उनकी ट्रेडिशनल वो। नहीं, ये ट्रेडिशनल नहीं थी, कुछ अजीब सी सेलिब्रेशन। अच्छा, वैसे ये मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, क्योंकि इंटरनेशनल चैलेंज है जिसके मुताबिक हम इसकी जरा मालूमात लेते हैं कि क्या इंटरनेशनल चैलेंज है। जो भी चैलेंज है बहुत बुरा है। अच्छा, खैर, आते हैं अब चैलेंज के अंदर विंटेज कार मिक्स हो रही है तो हम आगे चलते हैं और विंटेज कार की बात करते हैं। और एक बड़ा जबरदस्त कार शो किया गया जी पेशावर के अंदर, महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा ने करवाया, जो कि कल्चर और टूरिज्म अथॉरिटी और क्लासिक लैंड रोवर के बाहमी इश्तराक से मुनक्किद हुआ। और ये एक कार रैली थी एक्चुअली, जिसमें विंटेज कार्स लाई गई थी। इसमें तो 40 से 1980 तक की 50 से जायद नायाब और कदीम जो गाड़ियां हैं, जो क्लासिक गाड़ियां हैं, उनको यहाँ पे लाया गया, जिसमें मर्सिडीज थी, जैक्वार थी, फोर्ड थी, शर्ले थी, मिनी और लैंड रोवर्स शामिल थी। जबकि रैली में खैबर पख्तूनख्वा से कदीम और क्लासिक गाड़ियों के शौकीन अफराद अपनी गाड़ियों के हमरा शरीक हुए थे। और जो कार रैली है, शुरका जो है वो कराची से गुम्बर, जबकि रहीम यार खान, लाहौर और इस्लामाबाद के रास्ते जो तवील फासला तय करने के बाद जुम्मे के रोज़ पेशावर पहुंचे। उस तकरीब का जो मकसद था वो तारीखी जो दरा खैबर था या बाब खैबर की जो यादगार कुदरती मकामात हैं और जो अजला है उनमें सेहत की सलाहियत को उजागर करना। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा सलाहियत है इन इलाकों में और इसकी बुनियादी तौर पर वजह ये थी कि दुनिया भर को मैसेज दिया जाए और इन मकामात की जानिब राग़िब किया जाए। रैली का शानदार मुजाहरा इतवार को पेशावर सर्विसेज क्लब में किया गया। इस खबर को आप तक पहुँचाने का मकसद ये है कि ये पाकिस्तान की वो पॉजिटिव पिक्चर है, ये पॉजिटिव इमेज है, उस शहर से आ रही है जिसमें अब से कुछ अर्सा पहले तक बड़ी शोरिश रही, बड़ी परेशानी रही, दहशतगर्दी रही। पेशावर की हम हैं यहाँ पे अब इस किस्म की विंटेज कारों की जो नुमाइशें हैं वो बहुत पॉजिटिव मैसेज देती हैं। आप भी पाकिस्तानी भी इसको स्प्रेड कीजिए, ये मकसद है इसको देखना। बिल्कुल, टूरिज्म को फरोग देने के हवाले से अभी हम आगे बढ़ेंगे शो में और अभी आपको बताएंगे हेडलाइंस। हुकूमत की बढ़ती मुश्किलात, ऑपोजिशन की पार्लियामेंट के अंदर और बाहर सफबंदी मुकम्मल, महंगाई और इलेक्शन रिफॉर्म समेत अहम कौमी मामलात पर कानून साजी हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज बन गई। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में स्मॉग में खतरनाक हद तक इजाफा, नज़ला, जुकाम, खांसी और मौसमी बीमारियों में इजाफा होने लगा। 85 बरस की उम्र में PhD करने वाले हैबतुल्लाह अलीमी होंगे एक्सप्रेसो के मेहमान। सेगमेंट निकले तेरी तलाश में बात करेंगे मुस्तंसर हुसैन तार साहब से उनकी किताब लाहौर से यारकत पर। और कई ड्रामों में लाजवाल किरदारों से अपनी अदाकारी के जौहर लोगों के जहनों पर नक्श करने वाले अदाकार सलीम नासिर के मद्दाह आज उनकी 77वीं सालगिरह मना रहे हैं। जी जनाब, हेडलाइंस आपने जानी, अभी आपको बताएंगे आज की बड़ी खबर।
जिक्र सियासी दर्जे हरारत का, जो कि मौसम के दर्जे हरारत की तरह कम नहीं हो रहा है। वैसे इस्लामाबाद में डेंगू के केसेस कम हो गए हैं, ये थोड़ी अच्छी खबर है, लेकिन सियासत का जो दर्जे हरारत है, पारा बढ़ता ही जा रहा है हर गुजरते दिन के साथ। भाई आखिर इलेक्शन करीब आ रहा है, ये तो होना है, लेकिन इसके साथ साथ हुकूमती जो मुश्किलात हैं वो बढ़ती दिखाई देती हैं। महंगाई और इलेक्शन रिफॉर्म समेत जो अहम कौमी मामलात है, इस पर कानून साजी हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुकी है। हमने इस पर पहले भी बात की थी। हुकूमत की ये जो बढ़ती मुश्किलात हैं, इस पर अपोजिशन जमातों ने पार्लियामेंट के अंदर और बाहर अपनी सफबंदी मुकम्मल कर ली है। इल्ज़ामात की भरमार है। हुकूमत को घर भेजने के लिए एक बार फिर लॉन्ग मार्च और एहतजाजी मुजाहरे तैयार है, और ऐलान किया जा रहा है कि अब हुकूमत को माफ़ नहीं किया जाएगा। मजीद माफ़ करना, मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज के नानुमा कहते हैं क्रिमिनल होगा अब हुकूमत को माफ़ करना। इलेक्शन रिफॉर्म से मुतल्लिक जो स्पीकर कौमी असम्बली ने अपोजिशन लीडर को एक खत लिखा था, उसका जवाब हुकूमत को आ गया है, और अपोजिशन की जो स्टीयरिंग कमेटी है उसने जवाबी खत में दो टोक अल्फाज में वाज़ेह किया है कि कानून साजी पर हुकूमत का साथ ना देने का ऐलान करते हैं। इसके साथ साथ जी अपोजिशन ने इन हाउस तब्दीली के लिए एक बार फिर अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया है। चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली और वजीर आला पंजाब में किसी एक के खिलाफ टेस्ट के तौर पर तहरीक अदम एतमाद भी लाने के लिए गौर शुरू कर दिया गया है, और जराये के मुताबिक पहले मरहले में चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की कोशिश की जाएगी। कामयाबी की सूरत में अपोजिशन आइंदा का लाएअमल तय करेगी। इस अहम मौके पर हुकूमत के दो अहम इत्तेहादियों ने भी खुलकर नाराजगी का इजहार कर दिया है, शिकवों और शिकायत का अंबार लगा दिया है। काफ लीग ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए वाज़ेह किया है कि हमने 3 साल हुकूमत को चलाया, लेकिन हुकूमत हमें साथ लेकर चलने के लिए तैयार नहीं है। ईवीएम और इलेक्शन रिफॉर्म्स पर एतमाद में नहीं लिया है, जबकि हुकूमती मुशावरत में काफ लीग को शामिल नहीं किया जाता। इत्तेहादियों की नाराजगी के बाद हुकूमत की एक बार कह लें दौड़े लग गई, और आज फिर हुकूमत और इत्तेहादी का अहम इजलास भी बुलाया गया है। बिल्कुल, और इसमें इत्तेहादियों को ईवीएम और इंतखाबी इस्लाहात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इसमें पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने पर भी गौर किया जाएगा, और जराये का ये भी कहना है कि पार्लियामेंट का जो मुश्तरका इजलास है ये बुध को बुलाए जाने का इम्कान है। ताम इसका हतमी फैसला आज के जो हुकूमती इजलास हैं उसके बाद होगा। आज वज़ीर आज़म ने भी अपने तर्जुमानों को तलब कर रखा है, उनकी भी बात होगी। इस वक्त हमारे साथ सदाकत अली साहब, मेंबर नेशनल असेंबली एंड ओबियसली तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे ज़रा इस सूरत हाल पे बात कर लेते हैं। सदाकत अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया, सुबह बखैर, आई होप आप ठीक ठाक हैं। बहरान, वो कहते हैं वही हम हैं वही आप हैं, बहरान भी अपनी जगह पे वैसे ही चल रहा है। तो ये सूरत हाल अब ये जो इत्तेहादियों की सूरत में दोबारा से आपके सामने आई है, इसको जो इस वक्त सियासी पंडित हैं वो थोड़ा मुख्तलिफ करार देते हैं कि ये शायद आपको ज़्यादा टफ टाइम दे सकती है। आप क्या सोच रहे हैं, गवर्नमेंट क्या सोच रही है इसको लेकर? जी, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू यू एंड टू योर व्यूअर्स। एक्सप्रेस न्यूज़ के जितने व्यूअर्स सबको अस्सलाम वालेकुम। सुबह सुबह बड़ा मुश्किल होता है इतनी मुश्किल सियासत पर बातें करना, लेकिन बहरहाल आप लोग कर लेते हैं तो हमें भी करना पड़ जाता है। बाकी ये जैसे हर एक सुबह होती है और पुरानी की तरह ही होती है, वैसे ही एक तहरीक है जो सर्दियों के मौसम में आ जाती है, क्योंकि ज़रा मौसम यहाँ ठीक होता है और अगर धूप में बैठना पड़े तो बैठ सकते हैं। तो अपोजिशन अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए, मीडिया न्यूज़ का हिस्सा बनने के लिए और अपने आप को अगले इलेक्शन में अपने कारकुनों को चार्ज रखने के लिए इस तरह की हरकतें करती है। ये पहली दफ़ा तो है नहीं, ये हुकूमत के खिलाफ 3 सालों में मेरा ख्याल है चौथी बड़ी तहरीक है जो आर या पार करने के लिए है। तो ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन हम भी समझते हैं, हमने भी ये बाजू आजमाए हुए हैं और हमें पता है कि असल चीज़ क्या है इसके पीछे, वो होती है अवाम। मैं कल भी अपने हल्के में था, परसों भी अपने हल्के में था। अगर मेरा ट्विटर चेक करें तो लोगों से हम जाकर मिलते हैं, लोग अपनी फीडबैक भी देते हैं, कोई महंगाई की बात भी करते हैं, लेकिन लोग मोर और लेस अपनी इस चॉइस पे खुश हैं। और किसी तरह भी ये जो डिसक्रेडिटेड पाकिस्तान का पॉलिटिकल होराइजन पे लोग हैं उनको देखना भी नहीं चाहते। हमारे से नाराजगी होगी, कोई गिला होगा, कोई शिकवा होगा, तो कहने की बात है अवाम जब मुतमईन हो तो ये जो तहरीकें होती हैं ये बगैर अवाम के कुछ नहीं होती। ये अपने आप को दिल के बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है, ये करें और आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे कि ये अगले 1.5 साल ऐसे ही करते रहेंगे और फिर इलेक्शन आ जाएंगे। ठीक हो गया, आप तो बड़े कॉन्फिडेंट लग रहे हैं बाजी साहब के लाजे का ये ऐसे ही करते रहेंगे। अच्छा, इत्तेहादियों की नाराजगी की वजह क्या है? इनके ईवीएम्स और इलेक्शन रिफॉर्म्स वो कहते हैं कि हुकूमत ने एतमाद में नहीं लिया। इनके जो शिकवे शिकायत है आपको क्या लगता है किस हद तक दुरुस्त हैं, और क्या ये जो अभी कह ले एक तरह से मुश्किल वक्त ही है हुकूमत पे, अब ब्लैकमेलिंग वाला फैक्टर तो नहीं आ रहा कहीं हुकूमत के लिए? देखिए, ब्लैकमेलिंग जरा बड़ा वर्ड है, पॉलिटिकल बार्गेनिंग आप कह सकते हैं कि वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और उनको पता है पीटीआई एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और आइंदा अगले इलेक्शन में जाहिर है
जो भी है उनका भी साथ है और उनका भी अपना ज़ाहिर है वोट बैंक तो है, लेकिन ओवरऑल बेनिफिशरी सारे सिस्टम की पीटीआई है, तो वो अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए जब हुकूमत किसी मुश्किल में आती है या किसी ऐसे चैलेंजिंग पोजीशन में आती है तो वो अपनी जरा थोड़ी थोड़ी और स्पेस गेन करने की कोशिश करते हैं। और इन हार्ड कोर पॉलिटिक्स इसकी इजाजत होती है कि आप पार्लियामानी जमहूरियत में आपको पता है कि वोट नंबर मैटर करता है, अवाम का नंबर मैटर नहीं करता, पार्लियामेंट का नंबर मैटर करता है और स्प्लिट मैंडेट में ये चीजें आती हैं। आपने शुरू में मैंडेट है और ऑपोजिशन का जिक्र किया, इस दफा दो तीन चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक तो सिर्फ रिलाई नहीं किया जा रहा रोड के ऊपर जो एहतजाज है, प्रोटेस्ट है, उस पर रिलाई नहीं किया जा रहा, इसको फ्लोर के अंदर और पार्लियामान के अंदर भी लेके आया जा रहा है। जो पीपल्स पार्टी का पुराना मुतालिबा था और दीगर इत्तेहादी उस पर मुत्तफिक नहीं होते थे, एक तो ये भी होने जा रहा है, नंबर वन। नंबर टू, इस वक्त सिर्फ अपोजिशन का मामला नहीं है, आपकी अपनी इत्तेहादी जमातें बड़ा खुल के इजहार कर रही हैं तहफ़्फ़ुज़ात का। जो परवेज़ इलाही साहब की कल की स्टेटमेंट है वो बड़ी खुली स्टेटमेंट है और आपको मुझसे बेहतर पता है कि जो नंबर गेम है पंजाब में वो बहुत ही नाजुक है आपके नंबर्स को लेकर या आपके वज़ीर आला के नंबर्स को लेकर। सो इस प्राइम मिनिस्टर के जो 4, 5, 6 वोट्स हैं एक्स्ट्रा, जिसमें एमकेएम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, तो इस पे आप क्या सोच रहे हैं? क्या इसी के ऊपर इस वक्त हुकूमत परेशान है या कोई परेशानी इस पर भी नहीं है आपको कि इत्तेहादी भी ठीक है? देखें, ऑपोजिशन का जो सियासी घोड़ा है ना, उसको जो बीमारी है उससे कहते हैं क्रेडिबिलिटी लॉस। उनकी बेवक्ती उनका सबसे बड़ा मसला है और उस बेवक्ती और सियासी घोड़े को मरने से बचने के लिए वो हर तरह की दवाई, आउट ऑफ पार्लियामेंट, इनसाइड पार्लियामेंट, परसेप्शंस, नॉन पॉलिटिकल फोर्सेस, सदाकत भाई, इसी क्रेडिबिलिटी लॉस का शिकार आपकी हुकूमत भी है अपने इत्तेहादियों की तरफ से। वो कहते हैं हमें इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, हमारे नुमाइंदे अवाम में नहीं जा सकते, हुकूमत की पॉलिसीज ठीक नहीं है। यही क्रेडिबिलिटी लॉस आपको भी है थोड़ा। इत्तेहादियों पे आता हूँ। पहले क्रेडिबिलिटी लॉस का मतलब है कि जनरली अवामी उनको पजीराई बिल्कुल नहीं है, लोग उनकी बातों को सुनना नहीं चाहते, उनको देखना नहीं चाहते और उनके वादों पे आना नहीं चाहते। ये है और ये उनका घोड़ा मर रहा है और वो अपने सियासी घोड़े को हर तरह की दवाई देते हैं। अब वो शायद उसको वो दवाई दें जो इससे पहले कभी उन्होंने नहीं दी, जिसको आप इन हाउस चेंज या पार्लियामेंट्री जो उनका एक प्रेशर है वो कोशिश करेंगे, लेकिन हम समझते हैं कि वो बेवकूफ़ हैं। अब दूसरी बात आपने कहा कि जो एलाइज है, मैं दोबारा से कह रहा हूँ कि कोई ऐसी मुशावरत की बात नहीं है। काबली के 2 फेडरल मिनिस्टर बैठे हुए हैं, जाहिर है कोई भी चीज आती है वो उधर से कैबिनेट से गुजर के आती है। तो इसी तरह अगर ईवीएम है तो ईवीएम कोई पीटीआई का सियासी नारा तो है नहीं। ईवीएम पाकिस्तान के इलेक्टोरल प्रोसेस को क्लीन करने का और उसको एक लेवल दर्जे तक ले जाने का और उसको टेक्नोलॉजी सपोर्टेड एक जबरदस्त किस्म का इलेक्शन बनाने की एक कैंपेन है। हम समझते हैं कि हम आवाम में बहुत बड़ी पजीराई हासिल करेंगे, इसमें हमारे जो एलाइज हैं उनको भी उसमें अपना हिस्सा लेना चाहिए। लेकिन अगर वो ईवीएम का मामला पिछले 1.5 साल से चल रहा है। जब फवाद साहब वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी थे, 1.5 साल में आप एक ब्रीफिंग नहीं दे सके। कल भी आपके तादी कह रहे थे हमें तो किसी ने ब्रीफ ही नहीं किया, कामिल अली आगा साहब कह रहे थे। नहीं, बहरहाल चले वो ब्रीफ है तो मेरा ख्याल है, लेकिन वो अगर और ब्रीफिंग चाहते हैं उनको बार बार ब्रीफ करेंगे, उनको बार बार बताएंगे कि आंखें कान खोलें। और पाकिस्तानी लोग देख रहे हैं कि कौन इलेक्शन धांधली का वावेला करता है और कौन उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा है और कौन ठीक करने की कोशिशों में साथ नहीं है। तो ये मैं अपनी तरफ से आपके चैनल के जरिए अपनी जो हमारे एलाइज हैं उनको भी बताता हूँ कि पाकिस्तानी अवाम बड़े ज़हीन है। आप इस वक्त जो है ना ये ये बता दें पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कब बुला रहे हैं आप लोग, ये बता दें। देखिए, वो आज हमारी मीटिंग है, हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी की भी मीटिंग है, हमारे तर्जुमानों की भी मीटिंग है। उससे कोई शायद हमें आगे से कोई डायरेक्शन मिले, लेकिन जाहिर है पॉलिटिकल बात है। हम पहले अपना घर इन ऑर्डर करके फिर निकलेंगे और इंशाल्लाह आपको इलेक्टोरल रिफॉर्म होता हुआ नजर आएगा और बाकी लोग हमारे पीछे आपको नजर आएंगे। अगला इलेक्शन इंशाल्लाह बैरून मुल्क पाकिस्तानी भी और पाकिस्तानी भी वो अंगूठे के जरिए वोट लगाएंगे और इंशाल्लाह बस ऐसा ना कीजिएगा कि बैरूनी मुल्क पाकिस्तानियों को वोट का हक दिलाने के चक्कर में पाकिस्तानियों का दिल बुरा हो जाए जो इधर रहते हैं। थैंक यू वेरी मच सदाकत अली वासी साहब, पाकिस्तानियों का दिल इंशाल्लाह बुरा नहीं होगा इंशाल्लाह। थैंक यू। सदाकत अली वासी हमारे साथ मौजूद थे, रहनुमा पीटीआई, उस हवाले से बात कर रहे थे और ईवीएम्स के मामले पर उन्होंने अपना तज्जिया दिया। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो।
वेलकम बैक। और वंस अगेन इन डिटेल्स तो बात करना जरूरी है ना आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप का, जिसके फाइनल के बारे में हमने आपको शुरू में भी बताया। न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 173 रन का हदफ दिया था, पाकिस्तान से कम हदफ दिया था। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर न्यूजीलैंड को पहले बैटिंग की दावत दी। न्यूजीलैंड ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 172 रन बनाए। केन विलियमसन ने 48 गेंदों के ऊपर 85 रन की जबरदस्त इनिंग्स खेली, जिसमें 10 चौके भी शामिल थे, 3 छक्के भी शामिल थे और 32 गेंदों पर उन्होंने निफ्ट सेंचुरी बनाई। कल केन विलियमसन, पुराने केन विलियमसन लगे नहीं, वाज अ चेंज्ड बैट्समैन। बाकी हम अगर बात करें श्रीलंकन कप्तान जो है संगाकारा और इंग्लिश कप्तान जो रूट, उनसे तेज तरीन 50 बनाने का रिकॉर्ड भी उन्होंने छीना और कीवी कप्तान ने 32 गेंदों पर निफ्ट सेंचुरी स्कोर की, जैसा कि मैंने आपको बताया, और ये उनके करियर की 14वीं 50 भी थी जो कि उन्होंने बनाई कल। और आपको बताएं कि केन विलियमसन ने वेस्ट इंडियन बल्लेबाज सिमल्स के 85 रन बनाकर जो T20 वर्ल्ड कप फाइनल का सबसे बड़ा स्कोर भी बराबर कर दिया है। ये जो स्कोर हुआ था ये 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ 85 नॉट आउट बारी पर खेली थी और न्यूजीलैंड की पहली विकेट 28 रन पर गिरी, जबकि डेरल मिचेल ने 11 रन बनाकर वो पवेलियन लौट गए। जबकि जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने खेलते हुए ओवर्स में जो विकेटों से जीत अपने नाम की और कितने ओवर से जो हमने 19 ओवर में पूरा कर लिया था तकरीबन, एक साथ में दिया था और अब वो T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन बन चुका है। 8 विकेट स्टिल दे वर देयर, लाइक हाँ, लेकिन कल जैसे हम बात कर रहे थे सुबह भी कि जो फाइनल का एक थ्रिल था वो हमने मिस किया कहीं ना कहीं, क्योंकि जिस तरह से हम कह रहे थे कि जब एशियन टीम्स होती हैं किसी भी वर्ल्ड कप के टूर्नामेंट या फाइनल या सेमीफाइनल्स में, तो वो जो सिचुएशन होती है वो बड़ी एक्साइटिंग होती है। भाई पाकिस्तान की तो 2 टीम्स भी बन सकती हैं, हमारे पास इतना टैलेंट है, आईसीसी हिम्मत करे तो। खैर, हमारे साथ नन अदर देन मिर्जा इकबाल बेग साहब, सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। इज बीन विद अस थ्रू आउट द टूर्नामेंट और आज हमारी और मिर्जा साहब की फीलिंग्स म्यूचुअल है, थोड़ा सा हम रिलैक्स फील करे होंगे क्योंकि वर्क बर्डन थोड़ा सा कम हो गया होगा आई बिलीव। मिर्जा साहब, आई होप इट्स अ गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बहुत बहुत शुक्रिया इमरान, सुबह बखैर आपको भी और अरमला को भी। बिल्कुल ठीक हूँ, आप आज थकन उतरेगी इंशाल्लाह। ओह यस मिर्जा साहब, हमें लग रहा था, अच्छा फील हो रहा था कि अब हम घर जाएंगे तो हमें ये नहीं होगा हमने दोबारा ऑफिस आना है, बट स्टिल मिर्जा साहब कल का फाइनल आपने भी कहा था ऑस्ट्रेलिया की टीम के हवाले से कि ये थोड़ी फेवरेट है, हमदर्दियां सबकी न्यूजीलैंड के साथ ही, बट गट फीलिंग सबकी यही कह रही थी कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगी और वही हुआ। हम मैच की एक्साइटमेंट और थ्रिल की बात कर रहे थे मिर्जा साहब, जो फाइनल का एक थ्रिल था वो कहीं ना कहीं हमने कल मिस किया, बड़ा वन साइडेड मैच लग रहा था। बिल्कुल एंटी क्लाइमेक्स हुआ है अरमला, ये 45वां मैच था इस T20 वर्ल्ड कप का और तवक्को कर रहे थे कि घमसान की जंग होगी तो फाइनल की 2 टीमों के दरमियान। काश पाकिस्तान और भारत मध्य मुकाबिल होता और तमाशाइयों से खचाखच भरा होता दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और ऑस्ट्रेलिया जिसने पाकिस्तान को हराकर जो पीक हासिल किया था उसने अपना पीक बरकरार रखा और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी, आउट क्लास कर दिया। यकतरफा फाइनल मैं समझता हूँ ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो जीता ऑस्ट्रेलिया। और मजे की बात यह है कि 16 मई 2010 को जो ब्रिज टाउन बारबाडोस में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का फाइनल हुआ था जिसमें इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था, उस फाइनल मैच के 2 खिलाड़ी स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर 11 साल के बाद अब वो उसी टीम का हिस्सा थे कि जिसने वर्ल्ड कप T20 जीता। और दिलचस्प बात यह है कि मिचेल मार्श, जिनके वालिद जेफ मार्श ऑस्ट्रेलिया के ओपनिंग बैट्समैन थे, 1987 में जब ऑस्ट्रेलिया ने ईडन गार्डन्स कैलकाटा में वर्ल्ड कप जीता 50 ओवर का, तो मिचेल मार्श के वालिद जेफ मार्श उस टीम के रुकन थे और अब उनका बेटा T20 वर्ल्ड कप की फातेह टीम का रुकन। किस तरीके की उसने बैटिंग की, कमाल की बैटिंग की। और कल इमरान पिच भी ऐसी थी कि जो बैट्समैनों के लिए साजगार थी। जब न्यूजीलैंड ने 172 रन बनाए तो ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया आराम से ये टारगेट अचीव कर लेगा और वही हुआ। अच्छा, थोड़ा सा न्यूजीलैंड ने, जैसे कि 2 साल पहले एक 50 ओवर के वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ था, आपको नहीं लगता न्यूजीलैंड ने बहुत जल्दी गिव अप कर दिया था इस मैच के ऊपर? एक होता है कि एक बड़े मैच को लेकर आप बिल्कुल एंड तक फाइट करते हैं, लड़ते हैं। दो कि केन विलियमसन जो थे वो उनका बॉडी लैंग्वेज बड़ा वो रिलैक्स रहे और जब वो हार भी गए उसके बाद भी बड़े कूल काम नजर आए, उनकी पिक्चर्स बड़ी सोशल मीडिया पे भी घूमती रहीं। लेकिन एक होता है कि आप एक बड़े वॉरियर की तरह आप जाते हैं, जैसे पाकिस्तान टीम जा रही थी हर मैच के अंदर, हमें वो स्पिरिट न्यूजीलैंड में दिखा नहीं। इसकी क्या वजह आप देखते हैं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, न्यूजीलैंड की टीम में वो बात नजर नहीं आई। उसकी बुनियादी वजह मैं ये समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया ने डोमिनेट किया पूरे मैच में। मतलब जब न्यूजीलैंड बैटिंग कर रही थी तो ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रही थी तो न्यूजीलैंड 2 बॉलर्स के साथ खेल रहा था, इमरान, ट्रेंट बोल्ट और एश सोडी। बाकी बॉलर इतने इफेक्टिव नहीं थे, चाहे वो एडम मिल्स हो, चाहे वो मिचेल सेंटनर हो, चाहे वो
टिम साउदी हो, और ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने डोमिनेट किया। अब आप देखें ना, न्यूजीलैंड ये चौथा आईसीसी इवेंट का फाइनल हारा है। इससे पहले एक मरतबा चैंपियंस ट्रॉफी का, और उसके अलावा 2 मरतबा 2015, 2019 के वर्ल्ड कप का, और अब हारा है। तो ऐसा लगता है कि आईसीसी इवेंट्स में न्यूजीलैंड के लिए कोई जिंक्स है जिसको तोड़ना पड़ेगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया की टीम पहली मरतबा वर्ल्ड कप ठीक है। चलें जी, एक तो मेरे साहब अच्छा हो गया वर्ल्ड कप गुजर गया। अब लास्टली हम थोड़ा सा पाकिस्तान टीम की बात कर लेते हैं। वी आर इन बांग्लादेश, वहां पे हम खेलने जा रहे हैं। एक तो कोई ताज़ा तरीन अपडेट आप हमें दे पाएं तो मोस्ट वेलकम। उसके साथ साथ ये सीरीज कैसे होने जा रही है, और तमीम का सुना है कि वो इसमें शामिल नहीं होंगे, शकीब पहले ही थोड़े से अनफिट उनकी खबरें आ रही थी। कुछ अपडेट्स हमें इस हवाले से, और क्या होप करें कैसी सीरीज होने जा रही है पाकिस्तान की? इमरान, 19 नवंबर से सीरीज शुरू हो रही है, और तमीम इकबाल का भी अनफिट है, वो फुल्ली फिट नहीं है, वर्ल्ड कप नहीं खेले। शकीबुल हसन भी वर्ल्ड कप में अनफिट हो गए। जो खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान शायद अपने उन खिलाड़ियों को जो बेंच पर बैठे हुए थे उन्हें मौका दे। शाहनवाज दहानी हो गए, उस्मान कादिर हो गए, हैदर अली हो गए, तो इनको मौके मिल सकते हैं, क्योंकि हफीज तो गए नहीं। सरफराज का भी सुन रहे हैं कि शायद रिजवान चूंकि थोड़े बीमार है तो शायद सरफराज विकेट कीपिंग करें, ऐसा भी सुन रहे हैं। जी हाँ, ये भी अगर रिजवान को आराम कराने की कोशिश की गई तो फिर उस सूरत में रिजवान जो है वो आराम करेंगे और सरफराज अहमद जो है वो खेलेंगे। लग यही रहा है, अब देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच मिर्जा साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग किया। मिर्जा इकबाल बेग हमारे साथ मौजूद थे, कल के फाइनल पे तज्जा गए थे। मोहम्मद रिजवान का जिक्र हुआ, तो मोहम्मद रिजवान के साथ आजकल एक वीडियो बड़ी सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। ग्रेट मोहम्मद रिजवान, द ग्रेट मोहम्मद रिजवान, उनका जो तकिया है वो बड़ा पॉपुलर हुआ है। और वो तकिया क्या है कि जनाब वो दुबई एयरपोर्ट पे तकिया हाथ में लिए घूम रहे थे, और जब उनसे पूछा गया इस हवाले से तो उन्होंने कुछ कलमात अदा किए। हम चाहेंगे कि हमारे देखने वाले वो सुने भी कि उन्होंने क्या कहा। जुआन भाई एक सेकंड सिर्फ वीडियो। कैसे हैं आप? तभी कैसे है बापू? बेहतर है अल्लाह का। तकिया हर जगह कैरी करते हैं वो अपना? तकिया जरूरी है भैया, हालात मुश्किल है चढ़े से। तबीयत कैसी है अभी आप? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआओं की दरख्वास्त है आपसे, दुआ में याद रखिए। काफी कमजोर लग रहे हैं, बस हालात तो आते ही हैं। रिजवान भाई, अच्छा आज सकलैन मुश्ताक साहब ने पाकिस्तानी कौम मीडिया इस तरफ हो जाएंगे थोड़ा लाइट नहीं है। उन्होंने कहा कि जी रिजवान को जब बाबर और मैं मिले तो हमने उससे कहा कि जी अपनी हेल्थ बताओ, तो वो कहता है कि जी अगर जान भी चली जाएगी तो मैं खेलूंगा। तो ये जो जज्बा है आपका पाकिस्तान में खेलने का, उसके पीछे क्या मोटिव है, बताएंगे? यार ये तो टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस का नहीं है मेरी बात, मगर ये बात हुई थी जरूर उनसे, क्योंकि उसने यही कहा था कि यार ये आपकी हालत ऐसी है। तो मैंने कहा हम और फौज में हमें तो एक ही तरह लग रहे हैं अपने आप को। फौज भी बॉर्डर पे जान देने की यार, हमने सिर्फ गपशप में ये थोड़ी सी बात की उससे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हाजिर तो हर टाइम है ये हर टाइम। ये आपके निशान भी पड़ा हुआ है यहाँ पे, ये बॉल लगा हुआ था कल। रिजवान भी दो चीजें, कैलेंडर ईयर पे आपके सबसे ज्यादा रन और इस वर्ल्ड कप कैंपेन। थैंक यू रिजवान भाई, इब्राहिम भाई से पूछ के दूंगा जवाब। जो पाकिस्तानी टीम के मैनेजर हैं इब्राहिम साहब, उन्होंने भी बताया कि ये हर दौरे पे अपना तकिया हाथ में लेकर घूमते हैं, और उन्होंने कहा कड़ा वक्त है, तकिया बहुत जरूरी होता है। पिछले दिनों में ऐसे वहां पे आज का तकिया और ब्लैंकेट बड़ा मशहूर हुआ था। खैर, रिजवान के हवाले से आपको पता है उनको लंग्स का प्रॉब्लम था, आईसीयू में रहे, और कुछ डॉक्टर्स ने तो ये भी कहा कि अगर उन्हें टाइमली हॉस्पिटल ना लेके आया जाता तो ही कुड फेस अ स्वेयर हार्ट अटैक। ये भी डॉक्टर्स ने कहा है। सो ही प्लेड फॉर पाकिस्तान, डिड हिज 50, एंड उनके जो जज्बा है वो तो आप देख ही सकते हैं। ऐसा जज्बा हमारे पूरे पाकिस्तानियों को हर जगह पे पाकिस्तान की जरूरत है, और हमारे प्लेयर्स में स्पेशली रिजवान की बात करें, वह अच्छा उन्होंने परफॉर्म भी किया है। तो अभी हम जनाब मोहम्मद रिजवान के हवाले से और ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड कप जीतने के हवाले से बात करते हैं। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अच्छा जी, जिक्र करते हैं कुछ स्मोक का पाकिस्तान भर के लिए, और हम सब के लिए रोग बनने लगी है। पाकिस्तान के मुतअद्दिद शहर इस वक्त स्मोक की लपेट में हैं। अब अगर बड़े शहरों की बात करें तो लाहौर और पंजाब के कई शहर शदीद मुतासिर हैं इस फ़िज़ाई आलूदगी से, और इस पर काबू पाने के लिए जो इंतज़ामिया की जानिब से इक़दाम हैं, इंतज़ामिया कह रही है कि वो किए जा रहे हैं, लेकिन असर नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इतना शायद इमीडिएट बेसिस पे हो भी नहीं सकते। स्मोक बढ़ती जा रही है, एक जानिब इक़दाम हो रहे हैं। लाहौर तो अब अक्सर दुनिया के जो आलूदा तरीन शहर हैं इसमें पहले दूसरे नंबर पर आ रहा है, जिसका इस वक्त जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है रिपोर्टेडली वो 500 से भी ज़्यादा है, और अगर 150 से भी तजावुज़ कर जाए तो वो आम लोगों के लिए ख़तरनाक होता है। तो गुज़िश्ता रोज़ फैसलाबाद भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में शामिल हो गया था। बढ़ती आलूदगी से इस वक्त जो शहरी हैं उनका सांस लेना महाल हो गया है, और इस वक्त जो नज़ला ज़ुकाम खांसी है उसका खदशा, और मुझे खुद इस वक्त काफ़ी शदीद प्रॉब्लम हो रही है, ये बहुत ज़्यादा हो रही है, और मौसमी बीमारियों फैलने का खदशा भी बढ़ गया है। तभी माहिरीन के मुताबिक स्मॉग की जो बढ़ती हुई सतह है इससे मुतालिक उन्होंने खबरदार किया है कि फ़ज़ाई
आलूदगी से आंखों में जलन, गला खराब, सांस लेने में दुश्वारी के हवाले से शिकायत हो सकती है। इसलिए जिनको कुछ प्रॉब्लम है सांस के हवाले से वो बाहर निकलने से परहेज करें। शहरी आम रूटीन में अब चूंकि कोविड की वजह से मास्क का इस्तेमाल तो करें, मास्क और ग्लासेस का इस्तेमाल करें। जबकि सेक्रेटरी सेहत ने लाहौर के तमाम अस्पतालों को फौरी तौर पर स्मोक काउंटर मुतहरक करने की हिदायत की है। और साथ साथ लाहौर की ज़िले इंतजामिया ने भी आलूदगी की सतह को मॉनिटर करने और स्मोक में इजाफे के बायस बनने वाले जो अनासर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी जो कहले स्क्वाड्स बना दी हैं। 5 के करीब स्क्वाड्स, एंटी स्मोक स्क्वाड्स बनाए हैं। उधर भारतीय शहर नई दिल्ली में बात करें तो स्मोक से निपटने के लिए 1 हफ्ता स्कूल बंद रखने का भी ऐलान किया गया है। लाहौर चूंकि आलूदा तरीन शहर है, इसी हवाले से हम बात करने वाले हैं कि हम इस स्मोक की सिचुएशन को किस तरह से बचा सकते हैं और इसमें क्या फैक्टर्स हैं जो स्मोक की वजह बनते हैं। मैं बात कर लूं, हम काउंटर्स भी बना देते हैं, बाद में इनिशिएटिव्स भी पहले क्यों नहीं लेते हम, पहले क्यों नहीं करते हम? ये स्मोक का मसला इतना पुराना है। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। इसी हवाले से मरियम शबीर हमारे साथ मौजूद हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं, उनसे हम बात करते हैं। बहुत शुक्रिया मरियम, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मरियम, हम सबको इस स्मोक की वजह से कहीं ना कहीं हम सफ़र कर रहे हैं और जब हम स्पेसिफिकली लाहौर की बात करते हैं तो हम अब देख रहे हैं कि बहुत दिन ब दिन शिद्दत इसकी बढ़ी है स्मोक की। फैक्टर्स क्या इन्वॉल्व हैं, किस तरह से इसको काउंटर किया जा सकता है इस इशू को, ये आपसे हम ज़रूर जानना चाहेंगे। जी शुक्रिया। ये जो फैक्टर्स हैं कुछ इसमें ऑफ कोर्स आपके जो मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होते हैं वो आपकी सबसे पहले तो ये जो अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन आपकी होती है, क्योंकि आबादियां जो है वो देहातों में सहूलतें नहीं होती है एजुकेशन की, हेल्थ की, इस तरह से तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा शहरों की तरफ मूव करते हैं और इसमें उनका कोई कसूर भी नहीं है। लेकिन मसला ये है कि जो आपके रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनको अर्बन प्लानिंग करें। जब अर्बन प्लानिंग नहीं होती है, हाउसिंग बेहंगम तरीके से फैलती है और आपके जो है वो एक्सपेंड करती जाती है हाउसिंग सोसाइटी, तो फिर आपके दरख्त कटते हैं, आपकी ग्रीन बेल्ट कटती हैं, उसी हिसाब से फिर आपकी पॉपुलेशन जब बढ़ती है तो कार्स की और की नीड्स बढ़ जाती है, बाइक्स की नीड्स बढ़ जाती है, फिर वो फ्यूल क्वालिटी ठीक नहीं उसको यूज करते हैं तो वो इंजन आपके खराब और खराब फ्यूल आपको कंट्रीब्यूट करता है स्मॉग में। उसके बाद फिर आपकी जो सनतें हैं बहुत ज्यादा, लाहौर तो काइंड ऑफ ये सेकंड मोस्ट इकोनॉमिक हब है पाकिस्तान का लाहौर, तो वहाँ पे इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा हैं, उसके जो फजाई अखराज होते हैं वो आपके इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। और उसके बाद आपके जो एग्रीकल्चर सेक्टर है जिसमें स्टबल बर्डिंग फॉर द टाइम बीइंग जो है वो जब किसान को करने और फिर ब्रेक किल्स आपकी कंट्रीब्यूट करती हैं। और इसके अलावा जिसके बारे में बहुत कम बात की जाती है, बहुत कम आपको रिसर्च देखने को मिलती है, वो जो कूड़ा इकट्ठा करके जला दिया जाता है उसकी वजह से बहुत ज्यादा आपके कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स मिलके आपके इसकी सिचुएशन को एग्रीवेट करते हैं। जब फिर बारिशें नहीं होती हैं क्लाइमेटिक इम्पैक्ट की वजह से, जो क्लाइमेट चेंज का फिनोमेना बढ़ता जा रहा है उसकी वजह से काफी अरसे से बारिश नहीं हो रही है, तो इस वजह से वो तो मरियम आपकी सेटल नहीं होती। ठीक है, तो इस हवाले से हंगामी बुनियादों पे कुछ किया जा सकता है? ये तो जितनी चीज़ें आप बता रही हैं ओबियसली हमने इनसे निकलना है, हम स्मोक से बचेंगे, लेकिन ये सारी लॉन्ग टर्म है, इनमें से कोई भी शॉर्ट टर्म नहीं है। या तो हंगामी बुनियादों पे कुछ हो सकता है जिससे इस पे काबू हो, माँ सिवाय इसके कि बारिश से इस पे फर्क पड़ता है? जी एक तो मैंने बारिश का कहा कि वो एक नेचुरल वे है, अगर बारिश हो जाती है तो थोड़ी कुछ टाइम के लिए सेटल हो जाएगी, लेकिन बारिश फिर जब खत्म होगी तो उसके बाद से कुछ टाइम के बाद वही सिचुएशन आपकी रहेगी। तो आपको दुरुस्त फरमाया कि बिल्कुल इसके शॉर्ट टर्म कोई सोल्यूशन नहीं है, लॉन्ग टर्म इसके मेजरमेंट्स आपको लेने पड़ेंगे। और लॉन्ग टर्म मेजरमेंट्स में जैसे प्लांटेशन ड्राइव है गवर्नमेंट ने की हुई है, प्लांटेशन ड्राइव करने की जरूरत है। ये जो एंटी स्मॉग बात की बजाय इसके कि सिर्फ 30 दिन के लिए बनाया गया, 1 महीने के लिए, यानी कि तो 1 महीने में तो सिचुएशन आपकी बेहतर नहीं होने वाली है। अगर इसी तरह की एंटी स्मॉग क्वाड जो है वो पूरा साल काम करते रहे तो वो आपकी कंप्लायंस अगर करवाते रहे नेशनल एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के साथ इंडस्ट्रीज की और आपकी व्हीकल्स की, तो फिर ये आपको इसमें फायदा दे सकता है। और सबसे बड़ी बात ये कि आप देखेंगे इंडिया का आपने जिक्र किया, तो वहां पे इंडिया का जो आपका मिनिस्टर है एनवायरमेंट का, वो खुद अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर रहा है कि आज की ये रीडिंग है, आज की ये रीडिंग है, आज शहरी सफर ना करें, आज बच्चे स्कूल ना जाएं, और स्कूल बंद भी किए गए हैं। लेकिन हमारे यहाँ आप देखें कि हमारे तो मिनिस्टर कोई नहीं जानता मरियम। Nobody knows the minister। हमने खुद 3 दिन पहले देखा अपने शो में उनको, हमें नहीं पता था पहली बार। जी एक तो पता ही नहीं है कि कौन है, दूसरा वो टीवी चैनल पर बैठ के कहते हैं कि 1 दिन के लिए भी जो है वो 1 सेकंड के लिए भी जो है जी लाहौर में स्मॉग नहीं आई है पिछले 2 साल।
हाँ, इवन स्टेट ऑफ, मुझे लगता है या तो वो शॉक में है, उनको समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, या फिर वाकई वो खुद से मतलब वाकई मुझे खुद समझ नहीं आ रही थी। उस दिन वो बिल्कुल आए और उन्होंने साफ कहा कि आप सब डिवाइसेस ही खराब है जो बता रही है, स्मोक नहीं है। तो मैंने कहा जी हमें नजर आ रही है, हम अभी बाहर से आ रहे थे, डिनाइंग कि नहीं है। अच्छा मरियम, आप चूंकि ओब्वियसली आपका सब्जेक्ट है, जिसका सब्जेक्ट होता है वो ज्यादा कंसर्न होता है, आप इस हवाले से ज्यादा रिसर्च भी रखती होंगी, मालूमात भी रखती होंगी। पिछले 3 साल में हुकूमत ने कोई ऐसे इकदाम किए हैं जिससे इस हद तक स्मोक ना होती, सिवाय दरख्त लगाने के, वो तो चले ड्राइव चल ही रही है, कुछ ऐसे इकदाम हुए हैं आपकी मालूमात में? जी, जो बिलियन ट्रीज सुनामी है वो तो चल ही रहा है, लेकिन ऑफ कोर्स दरख्त को बड़ा होने में, उसका इम्पैक्ट होने में साल एकदम से उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन गवर्नमेंट की जहाँ पे लैक ऑफ कमिटमेंट नजर आती है वो ये है कि वो सॉफ्ट टारगेट्स को, जब भी स्मॉग आती है, जैसे किसान और ब्रिकन्स का मैंने जिक्र किया, जो कि एंड में बिल्कुल कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, उनको ज्यादा टारगेट करके जो है वो, क्योंकि वो नजर आते हैं। ठीक है मरियम, थैंक यू वेरी मच, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, इट्स सच अ सीरियस इशू। हम सिर्फ इस पे अवेयरनेस इस आपके लिए व्यूअर्स क्रिएट कर सकते हैं, मास्क बच्चों को बचाएं। हुकूमत से हम क्या कहें, मिनिस्टर ही नहीं जानते, उनको लगता है ही नहीं स्मोक। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब जिक्र करते हैं सलीम नासिर साहब का, जिन्होंने कई ड्रामों में लाजवाल किरदार से अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए और आज तक लोगों के जहनों पर राज करते हैं। द काइंड ऑफ एक्टर ही वाज। आज उनके मद्दा 77वीं सालगिरह, उनकी 77th बर्थडे, यानी कि हम में होते तो 77वीं सालगिरह मना रहे होते। सलीम नासिर 15 नवंबर 1944 को भारत के शहर नागपुर में पैदा हुए। अपनी फ़नी ज़िंदगी का आगाज़ रेडियो पाकिस्तान से किया और उसके बाद टीवी ड्रामों में ऐसे अनमोल किरदार अदा किए जो आज भी लोगों के जहनों पर नक्श हैं। ड्रामा सीरियल्स की बात करें तो आंगन टेढ़ा, इसमें घरेलू मुलाजिम और अकबर का किरदार जो उन्होंने किया वो उनको अमर कर गया, शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा गया। हम याद कर रहे थे सलीम नासिर साहब को और उनको हम जो कह ट्रिब्यूट पेश कर रहे थे। अभी हम आगे बढ़ेंगे और आपको लेके चलेंगे अपने सेगमेंट देसी फूड की जानिब, जिसमें फरियाल राना आज हमें रोज़ होटल लेके जा रही हैं, कुछ खिला रही हैं। रोज़ लेके जाती हैं, आज भी नाश्ता कराते हैं। देसी फूड। नाजरीन, आज मैं आई हूँ एक ऐसी जगह पर जहाँ पर नाश्ते में खाने के लिए बनती हैं बहुत सारी डिशेस। आज मैं आई हूँ गुरु मांगट रोड पर, जहाँ पर है रोज पैलेस रेस्टोरेंट। यहाँ पर नाश्ते में मिलता है बुफे। चलिए आइए चलकर देखते हैं ये बुफे में क्या क्या बनाते हैं और इनके बुफे की खास बात क्या है। आप कहाँ से आई हैं? लाहौर से। अच्छा, तो ब्रेकफास्ट आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत मज़े का, वैरायटीज़ बहुत है खाने की। क्या खाया आपने देसी में, इंग्लिश में? मैंने सब ट्राई किया, थोड़ा थोड़ा, कुछ भी नहीं छोड़ा। मैंने मेक श्योर करना था मैं सारा ट्राई करके जाऊँ। क्या सबसे ज़्यादा अच्छा लगा आपको खाने में? निहारी। निहारी निहारी और जेली बहुत मज़े की थी। निहारी में क्या खास बात लगी आपको? टेस्ट कैसा लगा निहारी? अच्छा था, मतलब द क्वांटिटी ऑफ फूड अच्छी है, रोटियाँ ज़्यादा मिली हैं और वैरायटी ज़्यादा है खाने की। बेसिकली जब आप होटल में जाते हैं देयर इज़ अ स्पेसिफिक अमाउंट जिस पे आपको खाना मिलता है, बट यू कैन ईट बुफे, सो ईट ऑल यू कैन वाला सीन है। क्या नाश्ता किया आपने यहाँ से? सारा देसी वलायती सब एंजॉय किया। देसी नाश्ते में आपने क्या खाया? देसी नाश्ते में मैंने तो निहारी खाई, हलवा पूरी। मैं डायबिटिक हूँ, आज मैंने हलवा पूरी भी खाई है। आमतौर पे नहीं खाता लेकिन बड़ा मज़ा आया वो। आपको क्या खास बात लगी यहाँ के नाश्ते में? यहाँ का नाश्ता जो है, एक नाश्ता तो उसका एक तो टेस्ट बहुत अच्छा है और यहाँ पे एक और बड़ी अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे वैरायटी बहुत ज़्यादा है। आप कहाँ से हैं? डीजी खान से। आपको नाश्ता कैसा लगा यहाँ? बहुत औसम नाश्ता है यहाँ पे और बुफे बहुत अच्छे हैं, काफ़ी वैरायटी थी खाने की और बहुत ज़बरदस्त टेस्ट। अच्छा, आपने क्या खाया यहाँ से? मैंने यहाँ बहुत कुछ खाया है, बहुत सी डिशेस थी, पूरी, हलवा और पराठा, ऑमलेट, चने, निहारी और सबका टेस्ट बहुत बहुत ज़्यादा औसम। आप कहाँ से हैं? मैं हैदराबाद सिंध से। अच्छा, तो आपको टेस्ट कैसा लगा यहाँ? बहुत अच्छा, ज़बरदस्त। पूरियाँ बहुत ज़बरदस्त हैं यहाँ की और पराठे, नान, निहारी, चने, दलिया और जो भी है होल आप सब कुछ बहुत माशाल्लाह ज़बरदस्त। हमारे साथ
साथ मौजूद हैं यहाँ के GM इबरार अली साहब। आप मुझे ये बुफे तकरीबन हमें 3 महीने हो गए हैं बुफे स्टार्ट किए हमने ये। तो ये आइडिया किसका था बुफे? ये प्योरली आइडिया जो है हमारे ओनर हैं गुलरेज साहब, इनका ये आइडिया था कि गुलबर्ग में ब्रेकफास्ट में जो लोग जो है ना हमारे पास कम रेट में अच्छा नाश्ता कर सकें। आप बुफे में क्या क्या सर्व कर रहे हैं? बुफे में हमारी 50+ आइटम है, इसमें देसी और कॉन्टिनेंटल भी है। देसी में हमारे पास निहारी है, अंडा चने है और तवा कीमा है, इसके अलावा पालक पनीर है, हलवा पूड़ी है। देसी फूड के अलावा और क्या क्या सर्व कर रहे हैं? अच्छा, देसी के अलावा हम सर्व कर रहे हैं इसमें आमलेट है, फ्राई एग है। आमलेट में हमारे पास काफ़ी वैरायटी हैं, स्पेनिश आमलेट है और पाकिस्तानी आमलेट है। उसके अलावा बेकरी आइटम है। बेकरी आइटम में हमारे पास पेस्ट्री है, फ्रूट केक हैं, कुकीज़ हैं। कॉफ़ी सर्व कर रहे हैं। अच्छा, कॉफ़ी में हमारे पास एस्प्रेसो है जो बहुत सारे कस्टमर हमें इसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। उसके अलावा ग्रीन टी है और दूसरी सेपरेट टी दे रहे हैं। देसी फूड में सबसे ज़्यादा डिमांड किस डिश की है? देसी में हमारे पास जो कस्टमर ज़्यादा लाइक करते हैं वो है हमारी बीफ निहारी। बीफ निहारी हमारी बहुत सारे कस्टमर जब हम फीडबैक लेते हैं तो बीफ निहारी का बहुत ज़बरदस्त फीडबैक आता है। और इसके अलावा हम हलवा पूड़ी सर्व करते हैं, अंडा चने हैं। आपके बुफे की ऐसी क्या खास बात है जो लोगों का रश लगा रहता है? हमारी ख़ास बात ये है कि एक इन्वायरमेंट है, हमारी डिशेस ज़्यादा हैं, इसके अलावा रेट्स बहुत कम हैं। तो रेट कम होने की वजह से हमारे पास अक्सर रश जो है वो लगा रहता है। बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, लोगों से बातें तो बहुत हो गई हैं, अब मुझे लग रही है बेतहाशा भूख और मैं भी यहाँ से करूँगी नाश्ता। लोगों ने निहारी की और हलवा पूरी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की हैं, इसीलिए सबसे पहले मैं टेस्ट करूँगी निहारी। नाजरीन, अपने लिए निहारी चने और नान जिनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ यहाँ की जा रही है वो मैंने ले लिए हैं, इसको टेस्ट करते हैं। नाजरीन, यहाँ खाने में वैरायटी वाकई बहुत ज़्यादा है और इनका खाना बहुत ज़्यादा लजीज है। आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं अगले नए देसी खाने में। अल्लाह हाफिज़। एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। शो के दूसरे हिस्से में आ चुके हैं। आज पीर के रोज़ है और क्या होता है? और पीर के रोज़ हम निकलते हैं किसी की तलाश में। हमारा सेगमेंट होता है निकले तेरी तलाश में। और लाहौर से यारकंद इस वक्त मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब की किताब है जिस पे बात हो रही है। देखते हैं आज इसमें क्या बात होती है। लेट्स वॉच निकले तेरी तलाश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में और मैं हूं वकार अहमद। तार साहब के सफ़रनामे लाहौर से यारकंद पर हमारी गुफ्तगू हो रही है। लाहौर से यारकंद पर जो हमारी गुफ्तगू पिछली 2 गुज़श्ता किस्तों में हुई है वो बहुत ही कमाल हुई है। तार साहब सीधा उरुमची गए, एक तो उरुमची का उन्होंने हमें बताया, ऊर वूर को बताया, उसकी पूरी तारीख़ और उस हवाले से बताया, कन्फ्यूशियस बात हुई, बहुत सारे अहम मौज़ूआत पर बात हुई। तार साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि इस किताब के अंदर चीनी शोरा और जो उस खित्ते के शोरा हैं उनके कुछ शायरी के तराजिम भी इस किताब का हिस्सा हैं। एक चीनी शायर के चंद मिसरे कि जब मैं मदहोश होता हूँ तो आसमान और ज़मीन को गुम कर देता हूँ। जब मैं मदहोश होता हूँ तो आसमान और ज़मीन को गुम कर देता हूँ। मैं अपने तन्हा बिस्तर से बेहिस्सो हरकत चिमटा रहता हूँ और बिलाखिर भूल जाता हूँ कि मैं भी हूँ भी या नहीं। और इस लम्हे मेरी मुसरत वाकई बेपनाह होती है। इस खूबसूरत चीनी शायरी के साथ ही तार साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जो है उसको जारी रखते हैं। तार साहब, इंटरनेशनल ग्रैंड बाज़ार आप गए और उसके हवाले से आपने लिखा, बहुत सारे ऐसे वाक़यात लिखे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिखी। एक मिसाल के तौर पर मुझे अभी याद आ रहा है कि तरबूज़ वाले के हवाले से आपने लिखा जिस तरह वो छुरी के साथ एक ख़ास किस्म का करतब दिखाता था। लेकिन इसमें एक सवाल ये है कि तरबूज़ और अंगूर जो थे वहाँ के, वो आपने उनके बारे में लिखा है वो कदरे फीके थे और हमारे जो हैं वो बहुत ज़्यादा मीठे हैं। तो इसके पीछे कोई जज्बा हुब्बुल वतनी या कोई तासुब तो नहीं है, ये वाकई वो फीके थे। और इन्हीं तरबूज़ों के हवाले से आपने अपने तारड़ों की एक बेसिकली तारड़ों की एक बारात का भी जिक्र किया है कि वो कैसे दरिया बुर्द हो गई एक तरबूज़ के पीछे। तो ये बेसिकली इंटरनेशनल ग्रैंड बाज़ार, वहाँ के फल और उसके बाद तीसरी बात जो तारड़ों की बारात, तो इसका अगर आप जवाब दे दें। अच्छा, ये इंटरनेशनल ग्रैंड बाज़ार से थोड़ा सा मैं एलर्जिक था
कि पता नहीं क्या है, मतलब कि मेरा ख्याल है कि मॉडर्न सी बहुत जगह है, ठीक है, और मुझे मॉडर्न जगह देखने का कतई शौक़ नहीं, और वो मैंने बहुत सारी देख डाली। लेकिन वो एक बहुत वेल प्लान्ड, उसके दरमियान में उन्होंने एक टावर बुलंद किया हुआ है जो पुराने इगोर स्टाइल का टावर है, बहुत ऊंचा है जी। और इर्द गिर्द मुख्तलिफ बिल्डिंग्स हैं जिनमें मार्केट्स हैं। मसलन एक फ्रूट की मार्केट है ह्यूज, और बल्कि वहाँ पे मुझे हुआ कि उस मार्केट में मैं गया तो वहाँ पे फ्रूट की जो इंचार्ज थी खातून, शी वॉज वेरी प्रिटी। मैंने मूना से कहा, मैंने कहा भाई ये देखो कितनी खूबसूरत लड़की, तो मैंने उसको कहा तस्वीर उतार लूँ, तो उसने कहा नहीं, वो पीछे हो गई। अच्छा वकार, ये बड़ा अजीब व गरीब सिलसिला है। चाइनीज़ जो चाइनीज़ कह रहा हूँ, इगोर जो है वो कम अज़ कम मुझसे बेहतर मुसलमान है। जिस तरह उनका यकीन है और जिस तरह उनका इश्क है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और हज के साथ जो लगाव है, मुसलमानों के साथ लगाव हुआ है, दैट इज़ अनमैच्ड। यहाँ भी वैसा लगाव मैंने नहीं देखा। एक हम वहाँ कालीनों के भी मुख्तलिफ शोरूम थे, हम जा रहे थे तो मुझे किसी ने आवाज़ दी, तार साहब किधर जा रहे हैं? जब मैं बड़ा परेशान, मैंने कहा उर्मची में ये कौन है जो मुझे जानता है? तो दुकान थी कालीनों की, तो वहाँ दो खान साहब बैठे हुए थे, तो मैं गया, कहने लगे तार साहब आप कहाँ? मैंने कहा जी मैं तो यहाँ पे लगा, आप कहाँ पे? उर्मची में। वो कहने लगे कि ये जो कालीन लगे हुए हैं यहाँ पे सारे हैं, ये इनमें से बेशतर पाकिस्तानी है। अच्छा। और वकार मैं आपको एक बात और बता दूं, बात का भी मेरा तजुर्बा, दुनिया के बेहतरीन जो कालीन है वो पाकिस्तान में बनते हैं। अच्छा, और वहाँ पे इनको आप कहेंगे जी अफ़गान चाहिए, काशान चाहिए, ईरानी चाहिए, वो शिकारगाह चाहिए, कोई डिज़ाइन आपको दें। चुनाचे एक बहुत और बड़ी दुकान थी, वहाँ पे जो चाइनीज़ मैनेजर था उसने मेरे साथ शेयर किया, उसने कहा कि मैं बड़ा रेगुलरली जाता हूँ, मुल्तान भी जाता हूँ, लाहौर भी जाता हूँ, पता नहीं गुजरात भी जाता हूँ, और वहाँ से हम कालीन ख़रीदते हैं। यानी ये बहुत कम लोग जो हैं इसको करते हैं, लोगों के सामने लाते हैं कि दुनिया के बेहतरीन कालीन। यहाँ शदरे में एक पूरा मोहल्ला है जहाँ मतलब ऐसे ऐसे नायाब कालीन बनते हैं। तो एक तो ये मेरे लिए सरप्राइज़ थी कि वो खान साहब कालीन लेके आए हुए। दूसरा, उसमें जो थी 2-3 शोरूम थे, वहाँ पे जो चाइनीज़ हैं और पूरा इलाका जो है उनमें ख़ास एक है जो है ना ज़ौक़ जमाल, और वो ज़ौक़ जमाल जो है वो चट्टानों में भी अपनी ज़ौक़ की तलाश करता है कि कोई चट्टान की शेप कैसी, या फॉसल्स जो पुराने होते, वो पूरा शोरूम जो थे वो फॉसल्स के थे, और बड़े बड़े उसके मतलब कि स्टैंड्स के ऊपर वो लगे हुए थे, और इतनी खूबसूरत शेप्स थी कि मैं आपको बता नहीं सकता, और वो बहुत महंगी थी, यानी 4-5 लाख से कम कोई नहीं, क्योंकि वो रेयर होती हैं। उसके साथ ही एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वहाँ पॉपुलर दरख्त होता है। पॉपुलर एक तो हमारे यहाँ है ना, ये वहाँ का सिंकियांग का पॉपुलर है। अच्छा। और ये तकलामकान डेजर्ट और मार्शेस में वहाँ पे होता है, और अपना पानी खुद ही तलाश कर लेता है, इसको आबियारी की ज़रूरत नहीं होती। और इसके बारे में वहाँ मसल मशहूर है कि ये पॉपुलर जो है इसको 1000 साल लगता है पनपने में, और जब जवान होता है 1000 साल में, और 1000 साल लगता है उसको, ये एक हकायत है, उसको मुरझाने में, फिर वो गिर जाता है, और फिर 1000 साल और लगता है उसको मट्टी में मट्टी हो जाने में। चुनाचे उस पॉपुलर दरख्त की मुख्तलिफ अशिया जो हैं, और वो मैं तो एक छोटी सी एस्ट्रे लेके आया हूँ क्योंकि बहुत महंगा था काम, और वो पत्थर से भी ज़्यादा सख्त, और उसके वो लकड़ी लगती नहीं है। तो ये एक बहुत ही उनका पुरानी एंशियंट से वो मुख्तलिफ चीज़ें बनाते हैं, मुजस्मे भी बनाते हैं, घरेलू अशिया भी बनाते हैं, लेकिन वो बहुत महंगी होती हैं। तो आपने इंटरनेशनल बाज़ार का पूछा था, इट्स ए फैसिनेटिंग प्लेस।
मैंने सर इंटरनेशनल बाज़ार के अलावा तरबूज और अंगूरों के हवाले से भी एक बात की थी, और स्पेशली जो तारणों की बारात है वो क्यों वर्के आब हो गई एक तरबूज के पीछे? अच्छा, वो तरबूज जो है, मेरा ख्याल है कि इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो फल है वो तरबूज। ठीक है, मतलब है कि आप पूरे मिडल ईस्ट चले जाएं, तरबूज इज़ द फेवरेट। ठीक है, यहाँ पे भी मुझे हैरान हुई कि पूरे सेंट्रल एशिया में तरबूज हर जगह आपको मिलेगा, और तरबूज अच्छा, और उसके जो खड़े हुए हैं खांचा निगार, वो स्पेशल तरबूज बेचने वाले, छुरी हाथ में है और यूँ वो चलाते हैं और उसकी वो मतलब काशें यूँ तराशते हैं जैसे कोई एक आर्ट हो, और बड़ी बड़ी मॉडर्न लोग आके खड़े होके मतलब है कि बरसरे बरलबे सड़क वो अपना तरबूज नोश फरमा रहे हैं और उसमें कुछ हर्ज नहीं समझ रहे। तो हमने भी एक काश जो थी वो ले ली, वो उतना मीठा तरबूज नहीं था जितना हमारे यहाँ होता, पता नहीं क्या वजह थी, लेकिन 2-3 जगह और भी ट्राई किया, अच्छा था। लेकिन हमारे फलों में वकार जो खुशबू है ना वो कम होती, तो वो आपने एक ज़ाती मेरा ख़ानदानी सवाल पूछ लिया, वो मैं उसका रेफरेंस दे चुका हूँ कि तारणों की एक बारात जो थे, कहा जाता है कि वो दरिया में डूब गई थी एक तरबूज के पीछे। हुआ कुछ यूँ था, यानी ये हकायत बहुत अरसा 100 साल की पुरानी है, कि अगर किसी शख्स ने जो खाया हुआ तरबूज है उसका छिलका ही होता है ना, क्या उसको कहते हैं, अच्छा, वो दरिया में तैरता हुआ देखा हो, अब खा के तरबूज दरिया में फेंक देना तो वो हमेशा औंधा हो जाएगा, और जब वो लहरें लेता हुआ जा रहा था, यकीन करो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपर्ट ये नहीं बता सकता कि ये सालम तरबूज है या उसका छिलका। चुनांचे कहा जाता है कि तारणों की बारात जा रही थी तो प्यास लगी हुई, पैदल जा रहे हैं नंगे पाँव अगले मतलब है कि शादी के लिए, तो पिछला बाराती उसने एक तरबूज देखा कि जा रहा है तो उसने कहा कि इसको हासिल कर लिया जाए, प्यास बुझाई जाए, छलांग लगाई, डूब गया। उसके बाद दूसरा, तो कहते हैं कि दूल्हा मियाँ भी बिलाखिर उस तरबूज की तलाश में, तो एक हकायत है। लेकिन क्योंकि दरिया चनाब के किनारे तरबूज बहुत चीनी होता है और वो रेत के अंदर हो, तो तरबूज की बात मतलब कहाँ से कहाँ निकल गई। तार साहब से गुफ्तगू हो रही थी और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की गुफ्तगू रही इंटरनेशनल ग्रैंड बाज़ार के हवाले से, तरबूज़ों के हवाले से, और सिंकियांग बुनियादी तौर पे और स्पेशली काशगर और उरुमची और तुर्पान और ये तमाम इलाके जो हैं ये बहुत ही मशहूर हैं अपनी ज़रखेज़ी के हवाले से, अपने फलों के हवाले से, तो मतलब इनकी अपनी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की शोहरत है, और डेफिनेटली हमें इनके हवाले से ज़्यादा से ज़्यादा आगाही की ज़रूरत है, क्योंकि ये हमारी सरहद पे, यही सरहद पार, यही खुजराब से आगे काशगोरगान और उसके बाद फिर ये काशगर और ये तमाम पूरी एक तहज़ीब है जिससे हमारी आगाही जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो बात ये है कि तार साहब से तो गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो लाहौर से यारकंद के हवाले से जारी है, और कुरान का एक इंतहाई कदीम नुस्खा जो है, कलमी नुस्खा, वो तार साहब ने वहाँ पे देखा, और उस कुरान के कदीम कलमी नुस्खे के लाहौर से क्या रवाबित थे या लाहौर से उसका क्या ताल्लुक़ बनता है, ये एक बहुत ही अहम सवाल है जो तार साहब से पूछना है, और अगली किस तरह हम पूछेंगे। देखते रहिए निकले तेरी तलाश में। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब बात करते हैं, मुसलसल हम इस पे बात कर रहे हैं और हमारा मकसद ये है कि इसके हवाले से अवेयरनेस भी हो और लोग इसकी जानिब तवज्जो भी दें। ऑनलाइन एजुकेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जो कि आजकल है। ऑनलाइन तालीम को सबसे ज़्यादा जिसे कहना चाहिए कि हमें मसाइल और चैलेंजेस दरपेश रहे जब कोविड आया। क्या पाकिस्तान में जो टेक्नोलॉजी है इसकी मदद से ये तालीम आम हो सकती है, और ये जो जदीदियत है इस दौर में तालीम का मुस्तकबिल क्या है, यही हमारा आज का भी मौजू है, और इस पर एक सेशन करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनरल मैनेजर TCF स्कूल्स असफंद यार इनायत साहब। वो पाकिस्तान तहलीम दहलीज तक और आसानी से फराहम करने के लिए कोशा हैं। उनके एफर्ट्स किस जानिब जा रही हैं, कितना सूदमंद साबित हुई हैं, और ऑनलाइन एजुकेशन का फ्यूचर अच्छा कैसे हो सकता है, इस पर हम बात करते हैं। असफंद, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस अर्ली इन द मॉर्निंग इन एक्सप्रेसो। आई होप यू हैड अ गुड स्टार्ट ऑफ योर डे। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ये जो ऑनलाइन एजुकेशन का फिनोमिनन है, इसको स्कूल्स लेवल के ऊपर जब हम बात करते हैं तो मेरा प्राइम क्वेश्चन होता है कि जो फार फॉर लॉन्ग एरियाज़ हैं जहाँ पे लोगों को शायद बिजली गैस मुयसर नहीं है, वहाँ पे लोग इंटरनेट कैसे अफोर्ड करें, तो ये स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाए कि ये ऑनलाइन एजुकेशन का जो कल्चर है ये फ़रोग़ पाए, इस पर क्या कहेंगे आप?
जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल बजा है और मैं थोड़ा सा इसमें स्टैट्स भी ऐड करूं कि तकरीबन जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं बिटवीन द एज ऑफ 5 and 16, उसमें एक मुताद अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 2 से 3% जो हैं बच्चों के पास जो है वो प्रॉपर इंटरनेट एक्सेस है और उनके पास डिजिटल गैजेट्स हैं जिससे वो तालीम जो है वो हासिल कर सके। सो आप सोचें कि 4.5-5 करोड़ बच्चे जो जा रहे हैं उसमें से अगर से 2-3% बच्चों के पास एक्सेस है तो हम वी आर लूजिंग ऑन अ बिग अपॉर्चुनिटी राइट नाउ। और अनलेस एंड अनटिल हम लोग हैवीली प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर जो है हैवीली इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो इसमें कई दहाइयाँ लग जाएंगी अगर प्रॉपर्ली इन्वेस्टमेंट्स नहीं हुई इसके ऊपर। ठीक हो गया। अस्मिता साहब, जिस तरह से कि अगर हम ऑनलाइन एजुकेशन के हवाले से बात करते हैं और डिजिटल एक फॉरम की बात करते हैं, ऑब्वियसली हमारे बच्चों को अभी तक उस तरह से स्विच उस पर होने की आदत नहीं है या उससे फेमिलियर नहीं है। और अगर हम एक रवायती तरीक़ेकार की बात करते हैं तो उसमें हम जो ऑथेंटिक होने का, जो एक क्रेडिबल होने का फैक्टर है ऑनलाइन एजुकेशन के हवाले से, वो कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है? अर्मिला, बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं इसमें एक चीज़ पहले ऐड करूं कि जो रिवायती तरीके हैं अभी हम उन तक ही सही तरह नहीं पहुंच पाए हैं। हमारे जो ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो रिवायती जो तरीके हैं उसमें भी हमें मयारी तालीम जो है वो आज की तारीख में अनफॉर्चुनेटली नहीं मिल रही है। तो डिजिटल तो अभी बहुत आगे और बहुत दूर की चीज़ है। हमने द सिटीजन्स फाउंडेशन में जो है इसका आगाज़ कर दिया है पिछले चंद सालों से, और हमारी कोशिश है कि हम इस तरह का मॉडल जो है वो बना के दिखाएं बड़े स्केल पे, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में पसमानदा इलाकों में जो है वो एग्जीक्यूट हो सकता है। तो उस पर बहुत रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही है और एक आप कह लेंगे एक मेगा लैब जो है वो हम लोगों ने तैयार की है ताकि प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो आके सीखे वहाँ से और आगे जो है उसको ज़्यादा मजीद जो है वो बेहतर बना सके। अच्छा, दैट्स ग्रेट। हम एक सवाल आप जैसे सब्जेक्ट पे हर वाले गेस्ट से पूछते हैं और आपसे भी मैं पूछना ज़रूरी समझता हूँ, दैट इज़ रिगार्डिंग टीचर्स ट्रेनिंग, क्योंकि ये इस चैलेंज के अंदर, कोविड के अंदर हमें अगर सबसे ज़्यादा मसला असमंद हुआ तो वो टीचर्स हमारे ट्रेंड नहीं थे। उन्होंने कोशिश भी की, इसलिए वो उस कोशिश में कुछ हद तक कामयाब हुए भी, लेकिन मुकम्मल तौर पर रिजल्ट इसलिए भी नहीं आए क्योंकि उन्होंने कभी इस फेज़ को गुजारा नहीं था। तो ये टीचर्स ट्रेनिंग फेज़, हाउ मच इंपॉर्टेंट यू सी इट इज़ और इसके लिए क्या किया जा सकता है? अगेन मैं इसमें दो चीज़ें कहूँगा। पहले तो ये कि टीचर्स ट्रेनिंग जो है ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर जो है वो बहुत निगलेक्टेड एरिया है। तो रिवायती तरीके कोविड से पहले भी जो है वो हमारे मेजॉरिटी जो टीचर्स हैं हमारे वो अंडर ट्रेंड हैं और डिजिटल उसके अब आने के बाद तो और जो है वो मसाइल बढ़ गए। और वो ना सिर्फ जो हमारे जो प्राइवेट सेक्टर में जो वैसे रिवायती तौर पे जो ट्रेन टीचर्स थे उनको भी जो है इसकी दुशारी जो है बहुत ज़्यादा आई। हम लोगों ने द सिटीजन्स फाउंडेशन ने जो है वो हम लोगों ने ख़ास तौर पे वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ को जो है उनको गौर से पढ़ा, क्योंकि वहाँ पे एबोला, सार्स वगैरह मुख्तलिफ मुल्कों में जो क्राइसिस आई थी और उनको देखा कि वहाँ पे जब 8-8 महीने 10-10 महीने स्कूल्स बंद रहे तो क्या चीज़ें जो हैं किस तरह की इंटरवेंशन हुई, स्पेशली जिन इलाकों में जहाँ पे डिजिटल एक्सेस जो है वो बच्चों के लिए मैसर नहीं था। एक बहुत क्रिटिकल चीज़ थी। तो इसमें हम लोगों ने जो है वो एक तो सबसे पहले हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ पीटीवी के साथ जो है हम लोगों ने टेली स्कूल जो है वो एक चैनल जो है वो बनाया, डिफरेंट प्राइवेट पार्टनर्स ने और गवर्नमेंट ने मिलके, और हम लोगों ने जो है वो इल्म का आंगन के नाम से जो है वीडियो बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम्स जो हैं वो उनकी जो है वो ऑनलाइन ऑन एयर किया उसको। दूसरा हम लोगों ने जो एक काम किया वो ये कि टीचर्स को ट्रेन किया गया और हम लोगों ने जो है वो एक रिसाला, एजुटेनमेंट रिसाला जो है वो निकाला, जो कि हर 15 दिन में, जब स्कूल्स टोटली बंद थे जिस वक्त जो है तो वो रिसाला जो है। तो रिजल्ट्स अच्छे थे सारे इनिशिएटिव्स के, खास तौर पे जो टेली स्कूल था और ये जो एजुटेनमेंट, आप इस न्यू टर्म जी एजुटेनमेंट मैगजीन जो था, तो रिजल्ट्स वर गुड, रिजल्ट्स अच्छे थे, एक्सेप्शनली गुड। उसमें एक जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी वो ये कि नॉर्मली जब स्कूल्स हम लोग अगेन एज अ सेट के एबोला वगैरह में जब स्कूल 8-8 10-10 महीने के लिए बंद होते थे तो बच्चों की तालीम से रुकती नहीं थी, रिग्रेस कर जाती थी, पीछे चले जाते। बच्चों को टेबल आता था वो 10 महीने के बाद टेबल भूल चुके होते थे। तो आपको राइट फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट करना पड़ता। तो वी इंश्योर्ड के कंटिन्यूशन ऑफ एजुकेशन जो है वो जारी रहे। सो इसके लिए बहुत ज़रूरी था कि ये इस तरह की इंटरवेंशन जो हैं वो स्पेशली जब लॉकडाउन्स थे तो ये जारी रहें, जो कि अनफॉर्चुनेटली
बहुत सारे स्कूलों में अक्रॉस पाकिस्तान, स्पेशली जिन लोगों के पास डिजिटल एक्सेस नहीं था, वो जारी नहीं रह पाएंगे। ठीक है। अच्छा, आखिर में एक सवाल, टीचर्स की ट्रेनिंग जो थी बहुत क्रिटिकल थी। अच्छा, आखिर में एक सवाल जरूर मैं करना चाहूँगी। स्टेट लेवल पर ऑब्वियसली हमने रवायती तरीक़ाकार को तो हम डिस्कस कर रहे हैं, और जो ऑनलाइन एजुकेशन का एक नया पूरी दुनिया में इसको जो कह ले यूज़ किया जा रहा है, लेकिन स्टिल पाकिस्तान में हम अभी बहुत पीछे हैं। स्टेट लेवल पे ऐसे क्या इक़दाम हो सकते हैं, और मुख्तलिफ जो माहिर तालीम है वो इसमें अपनी कैसी कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकता है? जी, स्टेट लेवल पे सबसे पहले तो ये है कि गवर्नेंस जो है वो बहुत बेहतर होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म जो है वो बेहतर होना चाहिए। मैं सिर्फ सीधा नहीं कहूँगा कि जी आप इन्वेस्ट कर दें और चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अनलेस एंड अनटिल गवर्नेंस आपकी अच्छी नहीं होगी, अनलेस एंड अनटिल अकाउंटेबिलिटी रिसोर्स मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा। जी, एब्सोल्युटली। सो वो जब तक बेहतर नहीं होगा, पहले उनको ज़रा सा स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है, और फिर और शॉर्टली असवंत, क्या इसमें बजट भी बहुत बड़ी रुकावट है? ऑनलाइन एजुकेशन कल्चर के फ़रोग में बजट रस्मी तालीम के मुकाबले में कम लगता है, ज़्यादा लगता है? ये रुकावट है? जी बिल्कुल रुकावट है, क्योंकि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो है इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, उसके बगैर आगे बढ़ नहीं सकते। ठीक है। और बिल्कुल ऐसी जैसे ऑनलाइन तालीम के लिए जब बच्चे घर में बैठ के कर रहे होते हैं स्पेशली, तो बच्चों के पास घर में गैजेट होता है, ठीक है, और स्कूल में गैजेट होता है। मुख्तलिफ अभी ऐसे फेजेस हैं जो हमें क्रॉस करने हैं। बल एप्रिशिएटिंग योर एफर्ट्स, आपके इदारे की कोशिशों को भी सराहते हैं। थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ आए। इंशाल्लाह एक और नशिस्त भी आपके साथ करेंगे और ज़रूर इस पर भी बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर द इन्फॉर्मेशन दैट शेयर विद अस, एंड वी होप कि आने वाले वक्त के अंदर ऑनलाइन एजुकेशन का एक कल्चर बने और एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बने, और उसके जरिए हमारे बच्चे बेहतर तरीके से तालीम हासिल कर पाएं। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। पाकिस्तान भर में और दुनिया भर में भी आपको मालूम है गुज़िश्ता रोज़ शुगर से बीमारी और इससे आगाही और बचाव का दिन मनाया गया। हमने भी इस हवाले से जारी रहती किया था कल। इस दिन को मनाने का जो मकसद है वो इस मरज़ से जो पैदाशुदा पेचीदा सूरत हाल है या पेचीदगियाँ हैं, अलामात हैं, इससे बचाव के मुतालिक आगाही देना है। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसे आप शुगर कहते हैं, ये बहुत सी दूसरी बीमारी को ट्रिगर करती है, उनका बायस बनती है, और हर साल लाखों अफराद न सिर्फ इसकी वजह से बीमार होते हैं बल्कि अमवात भी कई वाक़ होती हैं। और दुनिया भर में तकरीबन 45 करोड़ से ज़ायद अफराद ऐसे हैं जो कि शुगर का शिकार हैं। पाकिस्तान में ये 8वीं बड़ी वजह है अमवात की, और शुगर की बीमारी लाहिक होने की वजूहात क्या हो सकती हैं, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है, इसके हवाले से हमने बात। बिल्कुल, इसी हवाले से हम बात करेंगे, और इसमें बर वक्त एहतियात क्या है और रोज़मर्रा रूटीन में हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम इस खतरनाक मर्ज से बच सकें। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आसमा अहमद, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है, एंक्रोलॉजिस्ट है आका यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल से। उनको हम वेलकम करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। कल हमने शुगर से जो आगाही का एक दिन है वो भी बनाया गया पाकिस्तान समेत दुनिया भर में। अगर हम बात करें कौन कौन सी अलामात हैं या कौन कौन सी ऐसी आदात हैं जिससे हम इस बीमारी को, जिसको हम बहुत रूट कॉज कहते हैं, बहुत सारी दीगर बीमारियों को, इससे प्रिवेंशन हो सकती है? जी, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ये बहुत ज़रूरी है, जैसे आपने शुरू में ही प्रोग्राम के जो है वो बताया कि डायबिटीज़ बहुत हद तक बढ़ती जा रही है, और ये ग्लोबल मसला है, ये पूरे मुल्क का मसला है, और पाकिस्तान में जो है ये मसला अब बहुत ज़्यादा हो गया है। तो आपने जैसे फिगर्स की बात की, उसको मैं थोड़ा सा और ज़्यादा वाज़े कर दूँ कि जो पाकिस्तान का जो फिगर है, जो अभी लेटेस्ट जो रिलीज़ हुआ है, वो और ज़्यादा जो है परेशानी का बायस है, क्योंकि उसके मुताबिक जो है वो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा जो है वो डायबिटीज़ पाई जा रही है अब। और हम बेसिकली अगर हम देखा जाए नंबर ऑफ़ डायबिटिक्स जो लोग हैं मुल्क में उससे तो हम एक्चुअली तीसरे नंबर पे आते हैं। सबसे पहले नंबर पे जो है वो चाइना है, फिर इंडिया है, और हम तीसरे मुल्क में आते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा जो है वो डायबिटीज़ है। तो आप अगर बात करें कि कि क्यों ज़्याबितीज़ ज़्यादा है, बिकॉज जब हम ज़्याबितीज़ की बात करते हैं तो बहुत तरह की ज़्याबितीज़ होती हैं। एक टाइप 2 होती है, एक टाइप 1 होती है, और भी तरह की होती हैं, लेकिन जो 90% ज़्याबितीज़ हम डील करते हैं, हमारे पास ज़्याबितीज़ के जो मरीज़ आते हैं वो एक्चुअली टाइप 2 ज़्याबितीज़ से जो है वो शिकार होते हैं। और टाइप 2 डायबिटीज़, जैसे आपने सवाल किया, मैं उसके ऊपर दोबारा वापस आऊँगी कि किस तरीके से उसको बचाया जा सकता है। कि टाइप 2 डायबिटीज़ 2 तरीक़ों से होती है।
एक तो आपका जो है वो जेनेटिक्स है, मतलब आपकी अगर फैमिली हिस्ट्री है ज़ाबितीज़ होने की, जैसे आपके माँ या बाप में से किसी को या बहन भाई में से जो फर्स्ट डिग्री रिलेशन होते हैं उनमें अगर ज़ाबितीज़ है तो आपके वो ज़ाबितीज़ होने के ज़्यादा चांसेस हैं। अब आप अपनी फैमिली हिस्ट्री तो चेंज नहीं कर सकते, आपकी फैमिली में है तो वो है, लेकिन जो उसका दूसरा मेन सबब होता है ज़ाबितीज़ होने का वो है हमारा लाइफस्टाइल, कि हम किस तरीके से अपनी जो है वो ज़िंदगी गुजर करते हैं, हम खाते पीते क्या हैं, हमारी लाइफ में फिजिकल एक्टिविटी कितनी है। तो ये वो चीज़ है जिससे आप ज़ाबितीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं, अच्छा डॉक्टर ज़ाबितीज़ को होने से बचा सकते हैं। उम्मी तौर पे हम डायबिटीज या शुगर को रिलेट करते हैं सिर्फ मीठा खाने से, कि मीठा कम खाना चाहिए, मीठे से अवॉइड करना चाहिए डायबिटीज से बचने के लिए, लेकिन कुछ रिसर्चर्स ये भी कहती हैं कि अगर आपकी ज़िंदगी में चिकनाई का इस्तेमाल ज़्यादा हो, जो कि आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको डिस्टर्ब कर रहा हो, कोलेस्ट्रॉल लेवल को डिस्टर्ब कर रहा हो, तो ये भी आपको अल्टीमेटली डायबिटीज़ की तरफ ले जाता है। यानी कि सिर्फ मीठा नहीं, मीठे के अलावा भी जो मुरगन ग़िज़ाएँ हैं, आप इससे एग्री करती हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपने, और आपने खुद ही उसको जो है जवाब भी दे दिया है तकरीबन। तो मैं बिल्कुल उसको ज़्यादा वो करने के लिए कि ज़ाबितीज़ एक ऐसा मर्ज़ है जो आपने कहा शरियानों का मर्ज़ है, तो वो हर तरह की शरियानें आपकी जो है उसको मुतासर करता है, जिसमें दिल की भी हैं, दिमाग की भी हैं। तो उसमें कोलेस्ट्रॉल का बहुत रोल है, बिकॉज अगर आप चिकनाई ज़्यादा खाते हैं तो उनमें चिकनाई और ज़्यादा शरियानों में जमा होगी, तो उसकी वजह से कार्डियोवैस्कुलर जो दिल के अमराज होते हैं, जो स्ट्रोक जिसे हम फालिज कहते हैं, जिससे आपका एक साइड का वीकनेस है, इवन पूरी बॉडी का वीकनेस हो सकता है, जो कि बहुत लॉन्ग टर्म आपको कॉम्प्लिकेशन पेचीदगियों में ले जाता है। तो यस, ये सिर्फ ये नहीं है कि आपने अगर आपको ज़ाबितीज़ है तो आपने मीठे से एहतियात करनी है, आपने चिकनाई से भी उतनी एहतियात करनी है। यानी कि ओवरऑल आपने लाइफस्टाइल चेंज करना है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहिबा, एक और सवाल जो हम जरूर जानना चाहेंगे, बहुत सारे लोगों को जब डायबिटीज डायग्नोज होती है तो वो समझते हैं कि बस अब जिंदगी में कुछ नहीं रहा, अब हमने खाना पीना भी छोड़ देना है, ये भी कर देना है। तो ये कौन सी ऐसी स्टेज है अगर हम डायबिटीज के हवाले से अगर डायग्नोज हो भी जाती है तो इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? मतलब प्रिवेंशन इन अ वे कि इसका इलाज पहले पॉसिबल है कि आप अपने नॉर्मल लाइफस्टाइल को थोड़ा बहुत चेंज करके कंटिन्यू कर सकते हैं, और साइकोलॉजिकल प्रेशर से भी बचें, जो साइकोलॉजिकली प्रेशर आ जाता है आप पे कि मैं तो अब बहुत बीमार हूँ। नहीं, साइकोलॉजिकल प्रेशर नहीं होना चाहिए। डायबिटीज़ को तो हम एक क्रॉनिक कंडीशन कहते हैं, वी डोंट इवन कॉल इट, हम डिजीज़ भी नहीं कहते हैं उसको। तो वही है कि ये कंडीशन है जिसको लेकर आपने चलना होता है, और हम अपने मरीजों से यही कहते हैं कि मे बी ये एक ब्लेसिंग इन अ डिस्गाइज है कि आपको पता चल गया है कि आपको डायबिटीज़ है, तो आप अपना लाइफस्टाइल जल्दी चेंज कर लेते हैं, और आपकी वजह से आपके पूरी फैमिली का, आपके पूरे ख़ानदान का भी लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है। बिकॉज जो हम खाते हैं टेबल पे, वो फिर हमारे साथ हमारे ख़ानदान भी जो है, हमारी फैमिली भी बैठ के वही चीज़ खा रही होती है। सो बिल्कुल परेशानी की बात नहीं है, स्ट्रेस में आने की बात नहीं है। अगर डायबिटीज़ डायग्नोज हुई है, इसका इलाज मौजूद है, सिर्फ इसमें आपने पाबंदी इलाज की करनी है और अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, अपना खाना पीना ठीक करना है। स्ट्रेस की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये वो ऐसी चीज़ है जिसका इलाज बिल्कुल मौजूद है। सिर्फ आपको आगाही चाहिए, आपको एजुकेशन चाहिए, आप अपने डॉक्टर से मिलें। जितने भी 2-3 महीने बाद या 6 महीने बाद आपके डॉक्टर्स आपको मिला रहे हैं, जो भी आपको एडवाइस दे रहे हैं, आपने उसको फॉलो करनी है। आप ऐसी चीज़ें पढ़ें इंटरनेट पे जो कि आपको जो है आगाही दें कि आपको क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए। ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर आसमा, बहुत शुक्रिया कि आपने इस इंपॉर्टेंट इशू पे हमें ज्वाइन किया। हम डायबिटीज़ के हवाले से बात कर रहे थे। आप कोशिश करें कि अपने लाइफस्टाइल में चेंज को डायग्नोज हो गई है, साइकोलॉजिकल प्रेशर नहीं होना चाहिए, अपनी हेल्थ को, अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें, तभी आप बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब आपकी मुलाकात एक एक्सप्रेसो हीरो से करवाते हैं, जैसा कि हम करवाते रहते हैं। 85 साल की उम्र में पीएचडी की डिग्री मुकम्मल की है और पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी कर ली है हमारी मुराद। पीएचडी स्कॉलर डॉक्टर हैबत खान हलीमी साहब हैं, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पुलिस डिपार्टमेंट में डीएसपी के ओहदे पर फाइज रहे। उम्र के इस हिस्से में उनका पीएचडी करना, जो नौजवान है हमारे जैसे जो तालीम से भागते हैं, उनके लिए बड़ी काबिल फ़ख्र बात है और बड़ी इंस्पिरेशनल बात है। और इस वक्त डॉक्टर हैबत हमारे साथ मौजूद है लाइव। बिल्कुल, डॉक्टर खान हलीमी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आपने हमें एक्सप्रेसो में ज्वाइन किया। वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? खैरियत से? थैंक यू। इट्स एन ऑनर सर। सर सबसे पहले तो हम ऑब्वियसली हम बात करते हैं, जब भी हम जैसे नौजवानों की अपनी बात करें तो हमें दिल कर नहीं कर रहा होता कि हम उम्र के इस हिस्से में या अभी भी कि हम किसी तरह से एजुकेशन अपनी दोबारा से शुरू करें। आपने डिसाइड किया कि आप पीएचडी करेंगे, क्या मोटिवेशन थी, किस तरह से आपने सोचा इस चीज़ को? ये हुआ इस तरह कि मैं 1965 में पुलिस में बतौर कांस्टेबल भर्ती हुआ। तो उसके बाद जब मुझे कोर्स पर भेजा गया, उस वक़्त मैं मिडिल था,
अच्छा। तो हमारा तकरीबन 300-350 का बैच था। 9 महीने का बड़ा टफ ट्रेनिंग था हमारा। उसके बाद जिस वक्त एग्ज़ाम हुए फिजिकल और रिटर्न 6 पर्चे होते थे उसमें। अच्छा। तो मैं ऑल राउंड फर्स्ट आ गया। तो उसकी वजह से फिर मुझे पुलिस रूल में है एक कायदा है कि वो 15 महीने का उसको स्पेशल कोर्स करके फिर प्रमोशन के लिए कोर्स के लिए भेज देते हैं। इस तरीके से मैं जो है 2 साल में फिर मैं प्रमोट हो गया, हेड कांस्टेबल बन गया। तो जिस वक्त मैंने सोचा कि हमारे बैच में तो कई मैट्रिक और कई एफए थे और मैं मिडिल होते हुए जो इनको सबको मैंने क्या नाम है टॉप किया है, तो इसका मतलब ये है कि मैं अगर पढ़ूं तो पढ़ सकता हूं। चुनांचे मैंने सर्विस में आने के 11 साल बाद मैट्रिक का इम्तिहान दिया। वाह वाह वाह। प्राइवेट, और उसमें मैं फर्स्ट डिवीज़न आया। उसके बाद जो फर्स्ट डिवीज़न में बहुत अच्छे मार्जिन से मैं पास हुआ था। तो फिर जो है ना जी, मेरा शौक बहुत बड़ा। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने एफए किया, फिर बीए किया, क्योंकि वहाँ पर डायरेक्ट डीएसपी भर्ती होते थे थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन के। ठीक। प्रोविंशियल पुलिस का सर्विस कमीशन में जो है ना जी, पब्लिक सर्विस कमीशन में मैं 85 में अपीयर हुआ और वहाँ पर जो है क्या नाम है मेरिट पर जो है ना जी मैं ये तो बहुत ही ज़बरदस्त आपकी जो जर्नी है डॉक्टर हैबत, बहुत ज़बरदस्त है। तो आपकी इफ़ यू 85 एज वी नो, तो इसका मतलब है आपकी तो रिटायरमेंट को भी माशाल्लाह इट्स बीन 25 इयर्स, 25 साल के बाद दोबारा। ठीक है, तो रिटायरमेंट के इतने अरसे के बाद पीएचडी करना, थीसिस, रिसर्च, ये बड़ा मुश्किल होता है। तो कैसे कर लिया आपने? मैं गुजारिश ये है कि 89 में मैंने एमए कर दिया, लॉ करने के बाद, एलएलबी करने के बाद। अच्छा। 89 में जब मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस का इम्तिहान दिया तो बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में मेरी तीसरी पोजीशन थी। अच्छा, गुड। उसी साल जो है वो उसी साल वहाँ पर क्या नाम है मिडल ईस्ट और ईरान और सऊदी अरब के बारे में एरिया स्टडी सर्कल एक खुला था और उसमें वो एमफिल प्रोग्राम जो है ना जो शुरू कर रहे थे। तो ये मेरा एक क्लास फेलो था लॉ का, वो वहाँ पर उस जमाने में लेक्चरर था, बाद में तो वो रिसर्च डीन जो है यहाँ से रिटायर। नहीं, दिस इज रियली। अच्छा, एक मैं आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए, चूँकि आपने मुलाजमत भी की है, उसके बाद अब इंशाल्लाह आपने 8 दहाइयाँ देखी हैं ज़िंदगी की। बलूचिस्तान एक हमारा ऐसा सूबा है जिसके मसाइल ख़त्म नहीं होते, बहुत सारे मसाइल रहते हैं और आप जैसी शख्सियात एक बड़ी हमारे लिए उम्मीद की किरण की सूरत में भी हैं कि आप इस एज में भी इतना ज़्यादा पढ़ रहे हैं। इसके लिए कोई कंट्रीब्यूशन या कोई मशवरा या कोई बात जो आप करना चाहें जिससे आने वाले जो नौजवान हैं उनमें तालीम का कल्चर बढ़े और बलूचिस्तान ऊपर जाए? आजकल जो है ना जी मुकाबले का ज़माना है। जब तक आदमी तालीम हासिल नहीं करेगा वो मुकाबले में शरीक नहीं हो सकता। इसलिए नौजवानों के लिए यही पैगाम है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल करें, आला तालीम हासिल करें और कंपटीशन के ज़रिए जो है ना जी अपनी ज़िंदगी में अपने लिए एक मुकाम बनाएं। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया डॉक्टर हैबत खान हलीमी साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आप बहुत सारे लोगों के लिए डेफिनेटली एक मोटिवेशन है। जो उम्र के इस हिस्से में आपने इतनी ज़बरदस्त अचीवमेंट की है और हम नॉर्मली अपने इर्द गिर्द भी देखते हैं, अपने वालिदैन को देखते हैं, तो कहीं वो इस उम्र में सोचते भी नहीं है कि वो आगे कहीं एजुकेशन को परस्यू करें। तो आपने नो डाउट बहुत ज़बरदस्त काम किया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हैबत खान हलीमी इस वक्त मौजूद थे और इन्होंने 85 बरस की उम्र में PhD की है। और आप अभी नहीं पढ़ते, आपकी सप्लियां आ जाती हैं, क्या करते हैं? ऐसे नहीं करना चाहिए। अपने से मुराद में खुद भी हूँ। अच्छा जी, प्रोग्राम हमारा खत्म होने वाला है लेकिन वी हैव ट्रिब्यूट बरसगीर के मारूफ मौसीकार फिरोज निज़ामी साहब को। उनकी मद्दा आज उनकी बरसी मना रहे हैं। फिरोज निज़ामी साहब 10 नवंबर 1910 को लाहौर में पैदा हुए थे और अपने फ़नी करियर का आगाज़ रेडियो में मुलाजमत से शुरू किया था, आगाज़ किया था और कुछ अरसे बाद फिरोज निज़ामी लाहौर से दिल्ली चले गए और बेशुमार नगमात की धुनें तरतीब देना शुरू की। आपकी मौसीकी में तैयार किए गए जितने भी गीत हैं
वो आज भी ज़बान ज़द आम है। उनमें से ज़रा एक ये वाला सुनिए। मैं हमेशा कहता हूँ ये जो डांस स्टेप्स हैं ये बड़े कमाल हैं और गाने को पूरा ना चेहरे से एक्सप्लेन करने की कोशिश अच्छा की जाती मुझे है। भी कुछ एक्सप्लेन ना करें। अच्छा जी, चले निज़ामी साहब को अल्लाह गरीक रहमत करे जी, आज उनकी बरसी है। हमने उन्हें खराज तहसीन पेश, टाइम बिल्कुल खत्म हो गया हमारा। तो आज देयर इज नो वर्ल्ड कप शो, थोड़ा रिलैक्स करें। पाकिस्तान बांग्लादेश से खेलेंगे तो आपको क्रिकेट की बातें बताएंगे। हैव अ गुड डे, आई होप यू एंजॉयड द शो। अल्लाह हाफ़िज़।